पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूं कि जब एज अ फ्रीलांसर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका टैक्स कंप्यूट करते वक्त कौन कौन से टैक्सेशन के एलिमेंट्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूं कि जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हाय, मैं हूं आकांक्षा यानी कि फ्रीलांसिंग फीमेल। मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूं, ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूं। एज अ वीडियो स्पोक्स पर्सन, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट अभी मैं काम करती हूं। वैसे मैं एक रेडियो जॉकी भी हूं और इसके अलावा टीवी एंकर भी रह चुकी हूं। फ्रीलांसिंग करते हुए मैंने ये समझा कि न सिर्फ एज अ फ्रीलांसर कैसे ग्रो करना है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा जितना भी इनकम है उस पे कौन सा टैक्सेशन होता है, क्या इनकम टैक्स लॉज हैं, लीगल रूल्स हैं, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए ना। और अगर नहीं है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहां पर हूं। बाय द वे, अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। आरजे आकांक्षा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिलेगा, हैंडल विद लव एंड केयर। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूं कि जब एज अ फ्रीलांसर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरीज। यानी कि मान लीजिए कि आप इस साल के अंदर आप मई 2021 तक मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते थे और मई के बाद जून से आपने एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू किया। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल और मई के अंदर 2 महीने की जो आपकी इनकम होगी, जो आपका पीएफ होगा, जो भी आपके एम्प्लॉयर ने जो लीगल टैक्सेशन किया है, वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरीज में जाएगा। ये आपका वन हेड हुआ, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न में हम हेड्स कहते हैं या फिर सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं एलिमेंट्स। दूसरा, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हुआ कि आपने एज अ फ्रीलांसर जब काम करना शुरू किया, मान लीजिए आपने जून से काम करना शुरू किया और पूरे 6 महीने के अंदर या पूरे इस साल भर के अंदर जब आप अगले साल मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने की जितनी भी टोटल इनकम हुई वो आपकी इनकम अलग अलग क्लाइंट से हो सकती है या सिर्फ एक ही क्लाइंट के लिए मान लीजिए आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो वो जितनी भी आपकी इनकम हुई उसे आप रेवेन्यू हेड में इनपुट करेंगे। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है एक्सपेंसेस। एज अ फ्रीलांसर आपको अपने एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से नोट करके रखने चाहिए, क्योंकि यही वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके लिए डिडक्शंस का काम करते हैं और इन डिडक्शन से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में छूट ले सकते हैं। अब ये डिडक्शंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें आती हैं आपका रेंट, अगर आप इंटरनेट वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए अगर आपने कहीं क्लाइंट को आप लेकर गए हैं या आप अपनी टीम को कहीं लेकर गए हैं या आप किसी और फ्रीलांसर को कहीं लंच या डिनर पे लेके गए हैं, तो वो बिल्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसका लाइसेंस अगर आपने दिया है, जो लैपटॉप आप यूज करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन रेट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो स्टेशनरी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनके आप प्रूफ जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, उन्हें आप अपने एक्सपेंसेस में ले सकते हैं, जिन्हें आप डिडक्शंस में दिखा सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो आपके रेवेन्यू में से आपका जो एक्सपेंसेस है उन्हें जब हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये आपका टैक्सेबल इनकम होगी। एक मिनट, इसके आगे भी कुछ एलिमेंट होते हैं, वो भी मैं आपको समझा देती हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए आप किसी हाउस के ओनर हैं, आपने वहां पे उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो उससे जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। या फिर आपने कोई हाउस सेल किया है, उससे जो आपको गेन हुआ है वो इसके अंदर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हेड जो आता है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में समझाया हुआ है। इसमें ए स्लैब आती है फ्रीलांसिंग की, जो फ्रीलांसिंग की स्लैब मैंने आपको बताई कि जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। उसके बाद बी स्लैब आती है अगर आप ऐसे किसी काम में हैं जहां पर आपको कमीशनिंग मिलती है या फिर आपने कोई लॉटरी जीती है या फिर किसी चीज का सेल किया है, उसके बीच में जो आपने कमीशन लिया है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पार्ट बी में आती है। इसके अलावा एक और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको हेड दिखाई देगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। अब कैपिटल एसेट्स जो है
इनकी फ्रीलांसिंग टर्म में मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने किसी क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लिया है, वो इंडियन क्लाइंट हो सकता है या फिर फॉरेन क्लाइंट हो सकता है, तो ये जो इनकम होगी ये आएगी आपकी कैपिटल एसेट में। जब तक आप इस क्रिप्टो करेंसी को अपनी इनकम में यानी कि करेंसी में, इंडियन करेंसी में एक्सचेंज नहीं करते हैं, तब तक आप इसको कैपिटल एसेट में दिखाएंगे। अगर आपने इसको एक्सचेंज किया है अपनी करेंसी में, तो ये आएगी आपकी इनकम, यानी कि आपके कैश फ्लो के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद एक और हेड आपको दिखाई देगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एफडी कराई है, अगर वो एफडी इनकम टैक्स बेनिफिट की नहीं है, तो उस एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। या फिर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है, उस पे जो आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी टैक्सेबल होगा, वो आप इसमें दिखा सकते हैं। अब ये तो सारी चीजें टैक्स की हुई, तो फिर टैक्स को बचाएं कैसे? टैक्स आप बचा सकते हैं इन अगले हेड्स में जो आती है। अगर आपके प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर ने दिया है उस पे आप उसको डिडक्शंस में दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक, बहुत सी बैंक आपके एफडी पे अपनी तरफ से टीडीएस डिडक्ट करती हैं, तो बैंक आपको फॉर्म 16 देती है, तो वो आप अपने टैक्सेशन में जरूर से आपके अकाउंट को दीजिए कि आपके बैंक अकाउंट पे या फिर आपकी एफडी पे ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, ताकि डबल बार टैक्स ना कटे। इसके अलावा अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। आपने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड लिए हैं तो उस पे ले सकते हैं। या फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जो डिडक्शंस जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप किस सेक्शन में ले सकते हैं। तो 80C के अंदर में आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ अकाउंट, जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही होता है, ईपीएफ एम्प्लॉयर आपका खोलता है, और पीपीएफ यानी कि पर्सनल प्रोविडेंट फंड जो हम खुद खोलते हैं। इसके अलावा आपने कोई एलआईसी कराई है तो वो उसकी जो जितनी भी छूट होगी वो आप लेंगे 80C में। इसके अलावा आता है 80D, जिसके अंदर अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराई है तो उसमें आप पूरे साल भर में 15,000 तक की इसकी लिमिट होती है, उतने प्रीमियम तक की छूट ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है जो कि 11,500 का है, जिसका पूरा साल का प्रीमियम है। इसमें मैंने मेरा और मेरी बेटी को कवर किया है, तो ये जो प्रीमियम है इसकी मैं छूट ले सकती हूं अपने टैक्स में। ये सारे एलिमेंट्स हुए जिनको हम कहते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इनकम हेड्स। इन अलग अलग हेड्स के अंदर आपके जितनी भी इनकम है उसको फिल किया जाता है और फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, और इससे निकल कर आती है आपकी वो नेट इनकम जो कि टैक्सेबल होगी। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी कहा है कि एज अ फ्रीलांसर जब आप अच्छी स्किल्स के साथ काम करेंगे तो आपको काम जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी इनकम के बारे में क्या टैक्सेशन होना चाहिए इसकी जानकारी एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ सोलोप्रेन्योर आपको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं यानी कि आपको सैलरी मिलती है, तो आपके टैक्स के लिए मेजरली आपके एम्प्लॉयर जो है वो जिम्मेदार होते हैं, उनकी लायबिलिटी होती है, वो ऑलरेडी आपको टैक्स डिडक्शन के बाद सैलरी देते हैं। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी होती है सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जो आप किसी भी अकाउंटेंट की मदद से कर सकते हैं। बाय द वे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कहा है कि उन्हें टैक्सेशन में हेल्प चाहिए, तो आप मेरे सीए से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिनका ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में मैं इसी पे आपको एक शॉर्ट केस स्टडी में बताऊंगी कि कैसे एज अ फ्रीलांसर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो से जरूर से जुड़िएगा। अभी के लिए अगर आप एज अ फ्रीलांसर ग्रो करना चाहते हैं या फिर इनकम टैक्स और टैक्सेशन से जुड़ी आपके कोई भी सवाल है, तो आप मेरी ये जो वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते आरजे आकांक्षा के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज अगर मेरे वीडियो आपको काम के लगते हैं तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।